जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में लगभग गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल में अंतर तक पढ़ लिया है। कूलॉम का नियम वगैरह सब हमने पढ़ लिया, उसको कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लिए हैं। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो पढ़ना क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम देखते हैं, इसके आगे हम पूरे डिटेल में सब कुछ बताते हैं, पढ़ते हैं क्या है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र हम देखते हैं क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें स्थित परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखो, मान लो कि कोई आवेश रखा है हमारे पास, कोई हमारा आवेश है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास आवेश Q है और इसके चारों ओर का क्षेत्र, इसके जो चारों ओर का जैसे क्षेत्र हो गया, सपोज करो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र हो गया, और इसमें स्थित कोई परीक्षण आवेश को एकांक आवेश भी बोलते हैं, इसे यूनिट टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। तो मान लो कि कोई चार्ज है, कोई आवेश है, इसके चारों ओर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसमें स्थित क्या है, इसमें स्थित कोई परीक्षण आवेश, जिसको हम Q0 से दिखाते हैं, ठीक है। इसके कारण वैद्युत आवेश के कारण क्या होता है, इस पर जब जो बल हमको क्या होता है, बल का अनुभव होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे जो हमारा Q0 होता है, इसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश बोलते हैं, इसको परीक्षण आवेश, या इसे बोलते हैं एकांक आवेश बोलते हैं इसको, या बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज भी कहते हैं इसका। और इसका जो मान होता है, ये हमेशा एक या एक से, इसका जो वैल्यू होता है एक होता है, ठीक है। जो हमारा एकांक आवेश होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है, बहुत छोटा बल होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके बिंदु आवेश, मतलब और किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित क्या होता है, हमारा एक एकांक आवेश स्थित होता है, जिसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश जो हमारा स्थित होता है, इसके कारण आवेश के कारण इस पर जो बल का अनुभव होता है, इसके कारण इस पर जो बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। इतना तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र हमारा हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको देखना है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसके आगे हमको देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी हम परिभाषा ले लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला
लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसे ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसे ई से निरूपित करते हैं। अब इससे लिख सकते हैं ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नाट। क्यू नाट जहाँ हमारा क्यू नाट हमारा होता है परीक्षण आवेश। ठीक है, हम इस क्यू नाट दिखाते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत मतलब है अंतर्गत मतलब वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। इसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे हम बात करें, ये देखो हमारा कोई आवेश है, कोई हमारा सपोज करो यहाँ पे आवेश रखा है। ठीक है, इसके चारों ओर का जो एरिया होगा उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब मान लो इसके कारण क्या हो गया, हमारा इस पर कोई चार्ज Q है और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, या बल लग रहा है, वैद्युत बल जो लग रहा है, इससे वैद्युत बल तथा और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे एफ अपान क्यू नाट करते हैं इस तरह से। अब इसका हम देखेंगे इसका मात्रक और इसका बीमा क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा और यहाँ क्यू है, चार्ज हमारा क्यू नाट है तो इस कूलाम है, इसका क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलाम हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी बीमा क्या होती है। इसका बीमा हम देख लेते हैं, इसकी बीमा क्या होती है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, यह इसकी परिभाषा बनती है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, इसको समझिए। अब इसका हम बीमा देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे इसको इरेज कर रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसकी बीमा हम देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। देखो अब हम बीमा देखते हैं, इसकी बीमा क्या होती है। तो इसका बीमा जो होता है डायमेंशन बीमा। ठीक है, इसका बीमा हम देखते हैं, बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो बीमा को हम देखेंगे, हम इसको क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू लिखते हैं एफ और अपान क्यू नाट। ठीक है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नाट लिखते हैं, इसको हम जानते ही हैं। तो अब इसको हम जानते हैं कि जो हमारा बल होता है, वैद्युत जो बल होता है, इसका जो बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है एल टिक माइनस 2, ये वैद्युत बल का बीमा होता है। और हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू नाट इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू टी लिखते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं, चूँकि हम लिखते हैं, हमने आगे अपने वीडियो में हमने पढ़ाया है इसको, इस पर न्यूमेरिकल भी करवाया है। ठीक है, तो आई क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, इसको हमने आगे पढ़ा चुका है, इस पर न्यूमेरिकल भी हमने कराया है, इसको लिख सकते हैं। तो आई होता है एम्पियर, आई को हम लिख सकते हैं एम्पियर, और टी क्या लिख सकते हैं, टाइम, और टी का टाइम होता है। तो यहाँ पर बटे में क्या है, इसको बटे में है, क्यू नाट को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम्पियर को ए, और टी क्या लिखेंगे, टी। तो अब इसका जो बीमा होगा, इसका बीमा होगा ई इक्वल टू लिखेंगे, ए हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा यम यल टी, यहाँ एक है तो ऊपर पावर -3 माइनस हो जाएगा, तो -2 -1, तो ये हो जाएगा -3, और ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, ए बीमा होता है, किसका बीमा होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। ए इसको लिख लीजिएगा, इसे वैद्युत क्षेत्र की बीमा बोलते हैं। तो आगे आइए, इस पे हम इसका फार्मूला थोड़ा, कि इसमें डेरिवेशन है, एक फार्मूला हम डिराइव करते हैं, तो थोड़ा इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है,
तो हमारे ख्याल से आप लोगों को बाध्य क्षेत्र के हमने क्या बताया, किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश स्थित होता है, ठीक, और उसी में स्थित क्या होता है, एक परीक्षण आवेश या एकांक आवेश स्थित होता है। उस आवेश के कारण जिस एक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसी तरह से हमने वैद्युत क्षेत्र की तरह तीव्रता हमने देख ली, ठीक। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इस पे हम, इसका बीमा हो गया, इसका मात्रक हो गया, इसका मात्रक न्यूटन कूलाम होता है और इसका बीमा हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो आगे आइए, तो इस पे हम एक निकालते हैं, एक डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन क्या है, हम यहाँ पे फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जिस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी है, थोड़ा काम का है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं बिंदु आवेश, ये हमारा हेडिंग होगा, ये हमारा क्या होगा, हेडिंग होगा। बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल, ठीक है। वैद्युत यहाँ बल नहीं, वैद्युत क्षेत्र होगा। बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा हेडिंग होगा, बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो इसको हेडिंग बना लीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं, ये मान लीजिएगा हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। ये हमारे कोई पास बिंदु आवेश है जिस पे आवेश क्या रखा गया है, Q रखा गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इस पे कोई पॉइंट P है और इस पे क्या है, इस पे जो चार्ज है Q0 है, जिससे परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी मान लो, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो हमको इस पे क्या करना है, बिंदु P पर के क्या करना है, वैद्युत आवेश निकालना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश निकालना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर स्थित Q0, मतलब Q0 पर, ये परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल, ठीक है। इसको वैद्युत बल लिखेंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल हम बराबर लिख सकते हैं, इसको वैद्युत बल बराबर हम लिख सकते हैं F बराबर लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे Q इंटू Q0 अपान के बीच की दूरी क्या, R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अब आगे लिखेंगे, वैद्युत, चूंकि या इसलिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम देखेंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E = F/Q0 लिख सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा जस्ट। तो अब हमको वैद्युत बल लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं F = E/Q0, इसको लिख सकते हैं, या Q0 = E लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो हाँ, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसे लिखेंगे समीकरण, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे F है और यहाँ पे भी F है, F कॉमन है, तो हमारा F क्या हो जाएगा, कल कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हमको इसको क्या करना होगा, सीधे लिखना होगा। तो सीधे लिखने का मतलब हमको क्या करना होगा, जैसे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमारा क्या आएगा, हम समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 या 2 में भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे F इक्वल लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। अब पूरे का पान क्या लिखेंगे, E/E0,
ठीक है, ई अपान ई नॉट, इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एफ हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हम इसको लिखेंगे। देखो यहाँ हमारे पास जगह नहीं बचा है, तो हम इसको ऊपर मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। तो मैं थोड़ा एक लाइन मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिखूँगा। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 लाइन में हम कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ पे 2 लाइन में हो जाएगा हमारा। देखो अब यहाँ होल लिख सकते हैं इसको, 1 अपान इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, पूरे का अपान कितना, ई अपान क्यू नॉट इधर लिखेंगे। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई क्यू नॉट इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान क्यू नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस तरफ Q और इस तरफ Q, एक Q क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू लिखेंगे, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, हमारे पास ये फार्मूला आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये E इक्वल टू होता है E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, आगे कुछ 2-4 हेडिंग है उसको पढ़ लेते हैं, फिर डेरिवेशन आगे चल के एनसीईआरटी क्वेश्चन वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में फार्मूला वो काम आएगा, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस पर आगे न्यूमेरिकल है, तो आगे हम न्यूमेरिकल इस पर करवाएंगे ही, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से नोट करने के बाद अब हमें आगे क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा फार्मूला हो गया। अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। हम क्या देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, थोड़ा नोट पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे न्यूमेरिकल बनता है क्वेश्चन अब कंपटीशन एग्जाम के लिए। आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये लगभग बोर्ड के हिसाब से तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे कंपटीशन के लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम देखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, बहुत काम का हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखो वैद्युत जो क्षेत्र की जो दिशा होती है, इसमें पॉइंट नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बिंदु है, ये बिंदु हमारे इस पर आवेश क्या है, Q प्लस Q रखा गया है। तो इस पर जो अगर आवेश Q रखा गया है, हमारे पास प्लस Q आवेश है, तो इस पर जब हमारा जो प्लस Q आवेश होता है तो इस पर जो वैद्युत बल लगता है, ये क्या होता है, इस पर वैद्युत बल बाहर की ओर लगता है। किधर लगता है, बाहर की ओर। इस पर वैद्युत बल किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। इस पर जो वैद्युत बल लगेगा, ये वैद्युत बल बाहर की ओर लगेगा। अगर आवेश हमारा कैसा है, धनात्मक है, बिंदु आवेश हमारा कैसा है, धनात्मक है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अगर हमारा क्या होता है, हमारा जो आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मान लो मेरा आवेश पे क्या है, ऋणात्मक है, तो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। किस तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। जब हमारा क्या होता है, आवेश जो होता है, हमारा जो चार्ज होता है, हमारा जो आवेश जब निगेटिव होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, तब उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। और जब हमारा आवेश धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। इसको जान लीजिए। और तीसरा वाला हमारा देखिएगा, तीसरा वाला पॉइंट कम इम्पॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। तीसरा वाला पॉइंट क्या है, हमारा बहुत काम का है, कंपटीशन के लिए है। देखो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई आवेश है, कोई आवेश क्या है, यहाँ पे Q1 है प्लस Q1 है, ठीक है। और दूसरा आवेश हम सब मान लेते हैं हमारे पास प्लस Q2 है, ठीक है।
पहला आवेश हमारा Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। तो अब इसके कारण प्लस Q1 आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, बाहर की ओर होगी, इस तरफ होगी, मतलब इस तरफ जाएगी, इधर होगा वैद्युत क्षेत्र दिशा E1 इधर होगा, ठीक है। और वैद्युत आवेश Q2 के कारण, वैद्युत आवेश Q2 के कारण, वैद्युत आवेश Q2 के कारण, मतलब Q2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस तरफ बाहर की तरफ होगी, तो मतलब इधर होगी, इस तरफ आएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दोनों के एकदम विपरीत होंगे। तो अगर यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा निकालेंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा परिमाण होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की जो टोटल परिमाण होगा ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब विपरीत है तो इसका जो टोटल परिमाण निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चौथा वाला पॉइंट है, चौथा वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए अब हमने यहाँ पे E1 E2 निकाल लिया, ठीक है। तो अगर चौथा वाला पॉइंट हम देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ये चौथा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट देखो, जैसे मान लो इस पर हमारा आवेश कितना है, माइनस Q1 है, और दूसरा आवेश कितना है, प्लस Q2 है, क्या है, प्लस Q2 है। तो अब इस पे Q1 के कारण आवेश की वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी, किधर होगी, अंदर की ओर। मतलब इसके कारण Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी। अभी हमने बताया है कि जब वैद्युत आवेश हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो दिशा होती है किधर होती है, अंदर की ओर होती है। तो मतलब Q1 की तरफ होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगा। और अगर ये हमारा Q2 है, क्या है हमारा, Q2 है, Q2 आवेश है हमारा, Q2 आवेश है, ये धनात्मक है, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र दिशा होगी किधर होगी, बाहर की ओर होगी, मतलब इस तरफ होगी। तो इस पे Q2 का हमारा जो दिशा होगी एक किधर होगी, बाहर की ओर तरफ होगी। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र E1 इस तरफ है और वैद्युत क्षेत्र E2 भी किस तरफ है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में दोनों है ना। Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो अंदर की है और Q2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है क्या है, बाहर की ओर है। तो दोनों E1 और E2 जो हमारे वैद्युत क्षेत्र हैं ये क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो अब इसका परिमाण निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे तो हमारा जो E होगा ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। समझ रहे ना आप लोग बात, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशाएं किधर हैं, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है। जबकि हमारे वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, घट जाता है, ठीक। इसको पॉइंट आप लोग जरूर समझिएगा, ये तीसरा और चौथा पॉइंट। और इसके बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं पांचवा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमारा जो होता है, देखो यहाँ पे जब पांचवा वाला, जैसे मान लो कि हमारा इस पे, मान लो कि हमारा कोई बिंदु है, इस पे आवेश कितना है, Q1 है, इस पे प्लस Q1 है, और दूसरा वाला आवेश कितना है, Q2 है, कितना है, Q2 प्लस Q2, और इनके बीच कोण कितना है, थीटा है, इनके बीच क्या है, कोण थीटा है। तो Q1 और Q2 की जो दिशा होगी तो मतलब इसकी किधर होगी, इस तरफ होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र दिशा इधर होगी, और इसकी वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। मतलब Q1 के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र दिशा इस तरफ होगी, और Q2 के कारण भी किधर होगी, इस तरफ होगी। तो अब वैद्युत क्षेत्र की क्या कर लेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण हम जानते हैं, हमने कक्षा 11 में हमने क्या कर लिया है, सदिश विश्लेषण हमने पढ़ लिया है, वेक्टर पढ़ लिया है। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमने उसमें वीडियो में पढ़ा चुका है, हमने सदिश वेक्टर हमने पढ़ चुका है। तो वहाँ पे इसका जो परिमाण होगा, तो यहाँ पे परिमाण क्या हो जाएगा, जब कोण थीटा है तो E1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा कास थीटा। हमारा क्या होता है, कास थीटा होता है, साइन थीटा होता है, जल्दी बताइए। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे कास थीटा होता है, क्या होता है हमारा, कास थीटा होता है, क्या होता है, कास थीटा। आप लोग लगता है पढ़े नहीं है सही से, ठीक है। हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस कास थीटा। अगर जो लोग नहीं पढ़ पाए, जो लोग नहीं जानते हैं, हमने कक्षा 11 की क्लास में हमने इस चैनल पे पढ़ा चुका है सदिश वेक्टर से, सदिश
वेक्टर सदिश में हमने क्या किया, पढ़ा दिया है। E1 E2 का जो परिणाम होगा हमारा क्या हो जाएगा, E1 E2 का अंडर रूट भी होगा, क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक हमने हो गए। ये हमारा जो क्या है पांचवा हेडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ठीक है। रूट हमने नहीं लगाया था, हमने रूट लगा दिया इसमें। तो E1 E2 कास थीटा होता है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको आगे पढ़िए, क्योंकि इस पर समझाने लगेंगे तो आगे का भी हम कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है। तो आप यूट्यूब में जाके समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे अच्छे से तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन जो हमने वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा पढ़ाई है ये बहुत काम का है, ठीक है, कंपटीशन के लिए है और आया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट ही कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं। हमारी जो हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं, हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो क्या हेडिंग होगी, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं। हमारी हेडिंग क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। हमारी हेडिंग क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। देखो अब देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें IIT तक एग्जाम आता है, IIT नेट तक एग्जाम आता है, पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, IIT नेट तक यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। IIT में अभी क्वेश्चन आया है, मैं अभी इसी वीडियो आगे मैं इस पर करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं, क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इसको पॉइंट नंबर 1 कर लीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं, वे काल्पनिक वक्र होती हैं, वे काल्पनिक वक्र होती हैं, क्या होती हैं, जिसके किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, किसी भी बिंदु पर क्या होती है, खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं वे वक्र होती हैं, वे काल्पनिक वक्र होती हैं, मतलब काल्पनिक मतलब जो वास्तव में नहीं हो, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वक्र होती हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो ये हमारा कोई क्या होता है, कोई बिंदु है, क्या हो गया, कोई बिंदु हो गया है, ठीक है। तो इस पर अगर हम कोई वक्र खींचे, मान लो कि इस पर हम क्या करें, इस तरह से डाट कर, तो इस तरह से हम क्या करें, कोई इस तरह से हम क्या करें, एक वक्र खींचे, ठीक है, कोई हम एक वक्र खींचे, तो जिस बिंदु पर क्या करेंगे, जिस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उसी बिंदु पर क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। इस तरह मान लो हमने इस पे कोई बिंदु पे हमने क्या किया, कोई स्पर्श रेखा खींचा है इस तरह से, तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। समझ में, हाँ, आई होप कि आप लोग को बात समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरह ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो वैद्युत बल रेखा के इसको हमने समझ लिए, वैद्युत क्षेत्र दिशा की क्या होती है,
ठीक है। जैसे हम कहीं भी काटेंगे, कोई बिंदु हो गया, इस पे काटेंगे तो ये क्या करेगी, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वास्तव में नहीं खींचेंगे, सिर्फ काल्पनिक डैश डैश से खींचते हैं, हमेशा इसको डैश करके खींचते हैं। तो ये क्या करती है, जिससे काल्पनिक जहाँ जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु क्या करती है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती है, स्वतंत्र धन। क्या होता है, स्वतंत्र धन आवेश द्वारा, स्वतंत्र धन आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है, आरेखित पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किसको कहते हैं, स्वतंत्र धन आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र में आरेखित पथ को, आरेखित मतलब कोई रेखा बना हो, ठीक है, आरेखित पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने कोई ये बिंदु ले लिया, ठीक है, इस पे मान लो कोई आवेश क्या है, Q है, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में है। और मान लो कि हमने क्या किया, और इसी Q के कारण मान लो कि हमने यहाँ पे मान लो Q2 ले लिया, ठीक है, इस पे प्लस Q2, इस पे प्लस Q1। तो इसी बिंदु के क्या कारण हम कोई आरेखित पथ खींच सकते हैं, किसी भी तरफ खींच सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं। जैसे भी जो भी बल रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो भी बल रेखा खींचेंगे कोई रेखित नहीं हो, कोई रेखा में नहीं होगा, चाहे जिस तरह इसको बल रेखा को खींच सकते हैं, ठीक है, चाहे जिस तरह घुमा सकते हैं, चाहे इस तरह घुमा सकते हैं, इस तरह से चाहे जैसे खींच सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा।